रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अधेड़ उम्र का मुकेश नशे की हालत में झूमता हुआ घर की तरफ आता है और गिरते पड़ते खुद को ना संभाल पाने के कारण घर के बाहर ही बैठ जाता है और नशे में झूमते हुए गाना गाता है। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, आज तो पीने का मजा ही आ गया, लेकिन अभी भी प्यास लगी है। अरे कोई है घर में कि नहीं? अरे तुम्हारा बाप प्यासा है। मुकेश की आवाज सुनकर रसोई में काम कर रही उसकी बड़ी बेटी ईशानी एक गिलास पानी लेकर बाहर जाने लगती है। तभी मुकेश नशे में चूर लड़खड़ाते हुए अंदर आता है और गुस्से में ईशानी का हाथ झटक देता है, जिससे गिलास नीचे गिर पड़ता है और उसकी आवाज सुनकर ईशानी की दो छोटी बहनें मीनू और स्वीटी भी अपने कमरे से बाहर आती हैं। पापा आज फिर पीकर आए हैं क्या दीदी? हाँ आया हूँ पीकर। क्या करेगी? बाप पर चिल्लाएगी? हाँ, कितनी देर से मैं बाहर पानी पानी चिल्ला रहा हूँ, तुम तीनों के कान में आवाज क्यों नहीं जाती? आप क्यों तमाशा कर रहे हैं? पीकर आए हैं तो क्या शांति से नहीं बैठ सकते? पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि 3 बेटियों का नशेड़ी बाप फिर पीकर आया होगा। क्या बोली? अपने बाप को नशेड़ी कहते हुए शर्म नहीं आती? तीनों अपनी माँ पर गई हो, खुद तो मर गई और तुम तीनों को मेरे पल्ले बांध गई। देखिए पापा, आप माँ को कुछ ना ही कहे तो अच्छा है। अपने कमरे में जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। खाना? कैसा खाना? मुझे बस पीना है, बस पीना है। ऐसे ही नशे में बोलते हुए मनोज वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ता है। ईशानी और स्वीटी उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं, तो वहीं मीनू उसकी परवाह ना करते हुए वहां से चली जाती है। मुकेश अपनी पत्नी सुजाता और 3 बेटियों के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। पीने की लत के कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। एक हादसे में सुजाता की मौत के बाद से उसकी तीनों बेटियां अपने नशेड़ी बाप की पीने की आदत से परेशान रहा करती थी। बड़ी बेटी ईशानी जहां एक ऑफिस में काम करके घर का खर्च चला रही थी, तो बाकी 2 बहनें अभी बस पढ़ ही रही थी। एक दिन सैलरी मिलने पर ईशानी बाहर से खाना लेकर आती है। वाह दीदी, आज तो खाने में मजा ही आ गया। दी, आपने पैसे क्यों वेस्ट किए? आपको पता ही है ना, आपके काम करने की वजह से ही ये घर चल रहा है। मीनू, तू इतना क्यों सोचती है? क्योंकि जिन्हें सोचना चाहिए वो तो कहीं पीकर झूम रहे होंगे और हम 3 ऐसी गरीबों वाली जिंदगी जी रही हैं। हाँ, पापा के पीने की आदत तो माँ के जाने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। परसों तो वो बोलते बोलते ही लुढ़क गए थे। अब हम कर भी क्या सकते हैं? पापा है वो हमारे। जब माँ के समझाने से नहीं समझे तो हमारे कहने का उन पर क्या ही फर्क पड़ेगा। तुम दोनों बातें कम और खाना शुरू करो, और थोड़ा पापा के लिए भी छोड़ देना। उन्हें खाने की क्या जरूरत, वो पीकर ही फुल टाइट हो जाते हैं। उनकी ये सारी बातें दरवाजे पर हाथ में ड्रिंक की बोतल लिए खड़ा मुकेश सुन लेता है। तभी वो अंदर आता है तो उसे देखकर मीनू कानों में एयरफोन लगाए वहाँ से चली जाती है। तभी मुकेश कहता है, क्यों? बड़ा मजा आ रहा है बाप की चुगली करने में। अरे मैं पूछता हूँ, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं इस घर में? पापा, आज तो आप नशे में नहीं हैं, फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? स्वीटी, कमरे में जा। पापा कितनी बार कहा है थोड़ा धीरे बोला कीजिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे नहीं खाना, जा रसोई से थोड़े चने और एक गिलास ले आ। पापा, आप नशा करना छोड़ क्यों नहीं देते? जानते भी हैं आपकी सेहत पर इसका कितना बुरा असर होगा। ईशानी बोल ही रही थी कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली शांता मिठाई लेकर वहाँ आती है, तो मुकेश हाथ में पकड़ी बोतल को पीछे छुपा लेता है। तभी शांता मिठाई देते हुए कहती है, अरे छुपा क्यों रहे हो? सारा मोहल्ला जानता है कि कितने बड़े बेवड़े हो तुम। फिलहाल तुम मुंह मीठा करो, मेरे अंजू का रिश्ता पक्का हो गया है, अगले महीने शादी है उसकी। बधाई हो शांता जी। अरे सबको बधाई देते रहोगे या एक बाप का फर्ज भी निभाओगे? अरे एक नहीं 3 बेटियों के बाप हो और अब तक एक के भी हाथ पीले नहीं हुए। माफ करना, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सुजाता बहन जिंदा होती तो ये हालत न होती। आंटी, वो मैं पूछ रही थी कि गट्टे की सब्जी आप कैसे बनाती हो, मुझे बताइए ना। आइए रसोई में। ईशानी बात को पलटने के लिए शांता को जबरदस्ती रसोई में ले जाती है। उसकी कहीं बातों से मुकेश सोच में पड़ जाता है।
और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पड़ोस में रहने वाला तोतला पप्पू बन ठन कर उनके घर हाथ में शराब की बोतल लिए आता है और उसे देते हुए कहता है, जेल ततुल्दी दहेज विदेशी है, पीतल मदा आदायदा। तुझे कहाँ से मिल गई विदेशी? बोल क्या बोलना है? अले अब भी नहीं थम दे थादी ता दहेज है, मुझे इथानी दीते थादी तलनी है। तभी मीनू और स्वीटी कॉलेज से घर आती है और पप्पू की कही हुई सारी बातें सुन लेती है। मीनू गुस्से में आकर उस शराब की बोतल को उठाकर घर से बाहर की तरफ फेंक देती है। तभी पप्पू कहता है, अले थाली दी देता तिया ततुल दी, तू तैये ना। ओ, अपने ये तोतले शब्दों का पिटारा लिए घर को लौट जा, वरना तुझे भी घर से बाहर फेंक दूंगी। मेरी बहन से शादी करने चला है। अरे क्या बदतमीजी कर रही है? पता भी है कितनी महंगी बोतल थी वो जो तूने फेंक दी, और तेरी बहन का घर बस जाए, तू ये नहीं चाहती क्या? बस करो पापा, अपने नशे के चलते दी की शादी किसी से भी करवा दोगे क्या? तिथि ते भी नहीं, मुत्ते ओदी थादी और थतुल दी दहेज में ऐती दली बली बोतलें मिलेंगी आपको। तू अभी तक गया नहीं, निकल नहीं तो तेरी बलि चढ़ा दूंगी। शांत हो जाओ दीदी। तभी पप्पू वहाँ से डरते हुए निकल जाता है और मुकेश मीनू को गुस्से में घूरने लगता है। तभी मीनू स्वीटी का हाथ पकड़कर कमरे में चली जाती है और शाम को ईशानी के काम से लौटने पर उसे सब बताती है। हद हो गई दी, पापा का नशेड़ीपन बढ़ता ही जा रहा है। शराब के लिए वो उस तोतले की बात सुन रहे थे। कभी कभी सच में ऐसा लगता है कि माँ होती तो ऐसा कभी नहीं होता। तू चिंता मत कर, किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। तभी दोनों बहनें उदास हो जाती हैं। उन्हें उदास देखकर स्वीटी को अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो रसोई में जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर मुकेश की शराब की बोतल पर जाती है जो जमीन पर पड़ी थी। तभी स्वीटी उसे उठाकर कहती है, इसे पी पी कर ही पापा का दिमाग सठिया गया है। आखिर क्या स्वाद आता है पापा को इसमें? इसकी स्मेल कितनी गंदी है। आज मैं भी इसे पीकर अपना सारा गुस्सा पापा पर निकालूंगी। माँ क्या गई, इनको तो हमारी फिक्र ही नहीं है। इतना कहकर वो पूरी बोतल गटक जाती है और जमीन पर बैठी नशे में झूमती हुई इधर उधर देख रही होती है। तभी मुकेश घर आता है तो वो उसकी तरफ खाली बोतल को लुढ़का कर कहती है, अरे मेरे नशेड़ी पापा, आप रोज रोज पीकर चिल्लाकर तमाशा करते हो। क्या बोलते हो? तू चने लेकर आ, तुम तीनों की तीनों अपनी माँ पर गई हो, ये बड़बड़ाओगे ना? ये क्या हाल बना रखा है और ऐसे क्यों झूम रही है तू? अरे आज मैंने भी पिया, आज मैं अपना सारा गुस्सा उतारूंगी। आप जैसे पी पी कर सारे मोहल्ले को बताते हो ना, वैसे ही आज मैं भी बताऊंगी। आपको पता है, सारे लोग आपको बेवड़ा, नशेड़ी ये सब कहते हैं। हम तीनों को कितना बुरा लगता है। स्वीटी नशे में सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी ईशानी और मीनू वहाँ आती है और उसे नशे की हालत में देखकर हैरान रह जाती है। तभी मीनू बोलती है, सब आपकी गलती है। देख रहे हैं ना आपकी तरह कैसे नशे में धुत है ये। आपको तो पीने के बाद सुध ही नहीं होती, पर ये तो नशे में भी आपके बारे में बोल रही है। पापा, क्या आपको अपनी बेटी को नशे की हालत में देखकर दुख नहीं हो रहा? अब तो सुधर जाइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। स्वीटी की नशे में बोली बात मुकेश के दिल में बैठ जाती है और उसे उस दिन एहसास होता है कि अब तक वो अपने नशे में चूर अपनी बेटियों को अनदेखा कर रहा था, उनकी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा था और उसकी तीनों बेटियों ने हमेशा से आपस में ही एक दूसरे को संभाल रखा था। उस दिन के बाद से वो पीना धीरे धीरे छोड़ता है और अपनी तीनों बेटियों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए कड़ी मेहनत करता है। सुमन एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे घर के कामकाज करने बहुत ही अच्छे से आते थे। साथ ही उसे एग खाने का भी बहुत शौक था। वो हर संडे एग की कोई ना कोई डिश बनाकर खाया करती थी। ऐसे ही एक संडे उसकी कॉलेज की 2 फ्रेंड्स स्वाति और सुषमा उनके घर आती हैं। अरे
तुम दोनों आज सडनली यहाँ कैसे? चलो चलो आओ अंदर। और बता बेटा क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, नॉवल पढ़ रही थी। अरे यार कुछ खिलाना अपने हाथों का बनाकर पहले की तरह। मुझे पता है तू तो भुक्कड़ है एक नंबर की, जब देखो बस खाने की बातें ही सोचती है तुझे। और क्या खाना चाहती है ये भी बता दो। या आई नो, ये फिर से तेरे हाथ का बना हुआ आमलेट या एग भुर्जी मांगेगी। यार तुझे पता है ना, तो फिर बना देना, बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, तू रुक, मैं कुछ बनाती हूँ। सुमन जाकर उनके लिए ऑमलेट बनाती है और बनाने के बाद अपनी फ्रेंड्स को खिलाती है, जिसके बाद वो दोनों उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हैं। वाह सुमन, तेरे हाथों में तो जादू है। हाँ सही बोल रही है, बहुत अच्छा बनाती है तू। मन तो कर रहा है तेरे हाथों पर किस कर लूं। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगा। और बताओ। इस तरह वो तीनों आपस में बातें करने लगती है और खूब सारी मस्ती भी करती हैं। कुछ ही देर के बाद सुमन की मम्मी श्वेता वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है, अरे तुम दोनों आज यहाँ कैसे? अरे आंटी, हमने सोचा आज आपको इस पागल से फ्री कर दे, आपको बहुत परेशान करती होगी ना। ये तो बिल्कुल सही बोला तुमने। माँ ये क्या कह रही हो? मैं आपको परेशान करती हूँ क्या? आंटी ये हमें बहुत दुखी करती है, पता नहीं आप कैसे संभालती हो। ओफो, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी जो दोस्त घर पर आती हैं, वो तो मेरी मम्मी की साइड हो जाती है ना। वो तो है ही, आंटी हमारी फ्रेंड है। इस तरह वो दोनों हंसी मजाक करके अपने घर लौट जाती हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन सुमन मार्केट जाती है और वहाँ से सब्जियाँ खरीद कर लाती है, साथ ही बाकी का सारा सामान भी लाकर अपने घर की तरफ मुड़ती है कि आगे चलकर देखती है कि एक गुंडा मासूम से प्रमोद नाम के लड़के को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। तभी वो वहाँ आकर बोलती है, क्या कर रही हो तुम दोनों? क्यों मार रहे हो इनको? तुझे क्या मतलब? हमारे आपस का मामला है, चल निकल यहाँ से। मैम प्लीज आप जाइए यहाँ से, आपको एक खामखा में कुछ कर देगा। ऐसे नहीं, मैं अपनी आंखों के आगे किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकती। तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। अच्छा तो बुलाना। सुमन उसकी अकड़ देखकर पुलिस को कॉल करती है कि तभी वो गुंडा प्रमोद को जोर से धक्का मारकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसकी वजह से प्रमोद की एल्बो में चोट लग जाती है और सुमन उसे उठाकर बोलती है, अरे आपको तो बहुत चोट आई है और देखिए कितना खून भी बह रहा है। हाँ वो उसकी वजह से ही लगी है। लेकिन वो आपको मार क्यों रहा था? गुंडा है ना, मेरे एग फार्म पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है, इसलिए मारा उसने मुझे। छोड़िए वो सब, चलिए पहले आपकी मलहम पट्टी कराना ज्यादा जरूरी है। चलिए मेरे साथ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। चुप रहिए और मेरे साथ चलिए। प्रमोद को उसे टच करने से ही कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल आ जाता है। साथ ही उसके कहने पर थोड़ी बहुत चोट पर मरहम पट्टी भी करवा लेता है। तभी दोनों हॉस्पिटल से निकलकर चलते चलते एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। थैंक यू मिस। सुमन कह सकते हैं आप मुझे। थैंक यू सुमन जी। वैसे आप ठीक है पहले से? हाँ, आपने मेरी इतनी केयर करी, मुझे बचाया। अगर कोई मुसीबत में हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक वैसे ही मैंने भी आपकी मदद की। That's great. By the way, कभी भी आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी। ओके जी, तो आपका नाम प्रमोद है। दोनों एक दूसरे से बातें करके अपने अपने घर लौट जाते हैं और कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं। सुमन की मम्मी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और इस समय उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते और वो जॉब की तलाश में निकल जाती है। वो हर जगह ट्राई करती है लेकिन उसकी जॉब की बात कहीं पर भी नहीं बनती कि तभी एक मंदिर के बाहर जाकर सुमन बैठ जाती है। इतने में दूसरी तरफ वहाँ से प्रमोद गुजर रहा होता है कि अचानक से उसकी नजर सुमन पर पड़ती है और उसे ऐसे परेशान देखकर वो उससे बोलता है, अरे सुमन, आप ऐसे परेशान क्यों बैठी हैं यहाँ? कुछ नहीं प्रमोद, बस थोड़ी सी टेंशन है। अरे मैंने कहा था ना मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलिए अब बताइए। मुझे जॉब की बहुत नीड है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए। बस इतनी सी बात, ये समझिए कि आपको जॉब मिल गई। सच में? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया था ना, मेरा खुद का फार्म है, इसलिए मुझे कोई हेल्पर की जरूरत है।
सो आप करेंगी ना मेरे साथ काम? थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इस प्रॉब्लम में बहुत हेल्प की है। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। प्रमोद सुमन को अपने साथ ले जाता है और उसे काम के बारे में सब बताता है। अगले दिन दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। सुमन कभी फार्म में रहती तो कभी एग्स बेचने के लिए उसके टेम्पो में जाकर सप्लाई करती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और काम करते हुए एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। साथ ही सुमन की माँ श्वेता भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वक्त बीतता जाता है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ ही समय के बाद वो लोग शादी भी कर लेते हैं। शादी करके सुमन अपने ससुराल आ जाती है और सारा काम बखूबी निभा लेती है। वो खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास निर्मला रसोई में आकर उससे कहती है, अरे ओ नास पीटी करमजली, कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? माँ जी, वो सुन नहीं पाई, जल्दी जल्दी काम करना है ना, उनके पास भी तो जाना है फार्म पर, कोई नहीं है वहाँ। अरे ओ बेशरम, तुझे जाने की जरूरत ही क्या है? माँ जी, किसी को रखकर क्या फायदा है, बाहर पैसे जाएंगे। जब मैं उनकी मदद करती हूँ तो नौकर की क्या जरूरत है। हाँ हाँ, तू तो यहाँ काम से बचना चाहती है ना? माँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ का भी सारा काम कर लूंगी और वहाँ का भी कर दूंगी। नास पीटी, जल्दी से चाय बना कर ले आ, ज्यादा ज्ञान मत दे। सुमन अपनी सास को चाय देकर घर का सारा काम खत्म करके प्रमोद के पास चली जाती है और उसकी मदद करवाती है। धीरे धीरे उनके एग बेचने का बिजनेस बढ़ने लगता है और फिर दोनों एक साथ बैठकर उसी फार्म में खाना खाते हैं कि तभी प्रमोद बोलता है, सुमन, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। सच में जब से तुम आई हो मेरा बिजनेस और ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी और अपना ये फार्म हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे ज्यादा लकी तो मैं हूँ जो आप मेरी जिंदगी में आए, एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू टू सुमन। समय गुजरता जाता है। सुमन इसी तरीके से घर और उसका एग का बिजनेस दोनों संभाल लेती है। ऐसे ही एक शाम दोनों साथ में घर वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में दोनों भुट्टा खाने लगते हैं कि तभी सुमन के पीछे से एक बहुत ही बड़ा ट्रक आ रहा होता है, जिसे प्रमोद देख लेता है और सुमन को बचाने के चक्कर में खुद ट्रक के नीचे आ जाता है और वहीं पर ही दम तोड़ देता है। ये देखकर सुमन खुद से कहती है, ये आपने क्या किया? मेरी मौत अपने से ही ले ली। अरे मुझे मर जाने दिया होता, आपके बिना मैं अकेली जीकर क्या करूंगी। रोते रोते सुमन वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और पास के लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उनके फोन से निर्मला को भी हॉस्पिटल बुलाया जाता है और पता चलता है कि प्रमोद अब नहीं रहा। साथ ही सुमन प्रेग्नेंट है। निर्मला और सुमन दोनों ही प्रमोद के जाने के गम में होते हैं, लेकिन साथ ही वो अपने बच्चे, घर और प्रमोद के एग बेचने के बिजनेस को भी संभालती है। 9 महीने के बाद वो एक प्यारे से राजकुमार को जन्म देती है और सुमन प्रमोद की यादों के साथ जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये एग बेचने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसने अपने पति के लिए इतना सब कुछ किया हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दिव्यांका अपनी बेस्ट फ्रेंड अर्चना के साथ बात करते हुए उसके घर जा रही थी कि तभी अचानक अर्चना अपने कानों में हेडफोन लगा लेती है, जिस पर दिव्यांका उससे गुस्से में बोलती है, अरे यार, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जब कभी भी तू मेरे साथ होती है ना, तो ये गंदे से हेडफोन मत लगाया कर। यहाँ मैं पागलों की तरह बोलती रहती हूँ और तू अपने हेडफोन में गाने सुनती रहती है। अरे मेरी जान, तू गुस्सा मत हो, ले एक बार मेरे हेडफोन का बेस तो ट्राई कर, मैंने न्यू लिया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिना हेडफोन के ही बहुत अच्छी हूँ, एक बार प्लीज। अर्चना के बार बार बोलने पर दिव्यांका उसका हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुनती है, जिसमें उसके हेडफोन की क्वालिटी और उसका साउंड बहुत ही ज्यादा उसे पसंद आ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों अर्चना के घर आ जाते हैं, जहां दिव्यांका उससे बोलती है, यार
इसकी वॉइस और बेस कितना अच्छा है। कहाँ से लिया तूने, बता ना। अर्चना उसके फोन से एक बढ़िया सा हेडफोन ऑर्डर कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर उसका फेवरेट हेडफोन आ जाता है, जिसे हर समय दिव्यांका अपने कानों पर लगा कर रखती है, चाहे वो जॉगिंग करने के लिए जाए या किसी से मिलने जाए। दिव्यांका की माँ पार्वती उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन पार्वती उससे बोलती है, अरे कभी अपने इस हेडफोन को कान से भी हटा लिया कर। माँ, आपको काम से मतलब होना चाहिए ना। अब मैं हेडफोन लगा के काम करूँ या हटा के काम करूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। अरे बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो ये हेडफोन लगाए या ना लगाए, पर एक बात का ध्यान रखियो, जब तुझे सुनाई नहीं देगा ना, तब तुझे पता चलेगा सब। दिव्यांका को अपनी माँ की बात बुरी लग जाती है और वो गुस्से में अपना फोन और हेडफोन लेकर रूम में जाकर गेम खेलने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दिव्यांका को हेडफोन की इतनी ज्यादा बुरी लत लग जाती है कि वो हर थोड़े ही दिनों में महंगे से महंगा हेडफोन लेने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन दिव्यांका इवनिंग टाइम में सनसेट देखने के लिए एक झील के पास जाकर बैठ जाती है, जहां वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर अपनी एक छोटी सी वीडियो बना रही होती है। तभी वहां पर एक प्रकाश नाम का लड़का आता है और उसे ऐसे करता देख वो मन ही मन सोचता है, क्या लड़की है, वो इंसान कितना लकी होगा जिसकी लाइफ में इतनी सुंदर और प्यारी लड़की आएगी। काश ये मेरी लाइफ में होती। इतना बोलकर प्रकाश वहाँ से चला जाता है और दिव्यांका भी सनसेट और अपने हेडफोन के साथ अपनी मस्ती भरी वीडियो बनाकर वहाँ से घर चली जाती है, जहाँ उसको उसकी माँ के जरिए पता चलता है कि प्रकाश नाम के एक लड़के से उसका रिश्ता पक्का हो चुका है और वो कल ही अपनी माँ सरला के साथ दिव्यांका को देखने के लिए उनके घर आ रहा है। अगले दिन प्रकाश अपनी माँ के साथ दिव्यांका के घर आता है। थोड़ी ही देर में दिव्यांका की माँ उसके हाथों में चाय की ट्रे देकर उससे कहती है, ये ले, ये पकड़ ट्रे और जा जाकर सबको अपने हाथों से चाय देना, एकदम संस्कारी लड़की की तरह। दिव्यांका चाय तो ले लेती है लेकिन अपने हेडफोन्स नहीं छोड़ती। वो हेडफोन लगाकर ही गाने सुनते हुए गुनगुनाते हुए बाहर आती है और ऐसे ही सबको चाय भी देती है। सरला उसको देखती ही रह जाती है। सरला कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रकाश कहता है, अपनी आंखों को बंद कर, जब तुमको देखा जो तुम हो उससे प्यारा देखा। मतलब आपको मेरी दिव्यांका पसंद है ना? खराबी ही क्या है दिव्यांका में? प्रकाश की बातें सुनकर दिव्यांका शर्मा जाती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। दोनों की फैमिलीज उनका रिश्ता पक्का कर देती है और कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद दिव्यांका एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लेती है, पर शादी के बाद भी वो अपना हेडफोन नहीं उतारती। ऐसे ही एक दिन दिव्यांका तेज आवाज में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और सरला उसे आवाजें लगा रही होती है, पर हेडफोन की वजह से उसे अपनी सास की एक आवाज सुनाई नहीं देती और सरला उसके पास आकर उसका हेडफोन अपने हाथों में लेकर उससे कहती है, अरे करम जली, सारा दिन हेडफोन लगाकर कान में यहाँ से वहाँ मंडराती रहती है। अरे तेरे पास टाइम पास करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? माँ जी, काम तो हाथों से करना है ना, कानों से थोड़ी। अभी कर देती हूँ, आप बस मेरा हेडफोन दे दीजिए। अरे जाना, कोई हेडफोन नहीं मिलेगा तुझे। पहले घर का सारा काम खत्म कर, समझी? इतना सब बोलकर सरला उसका हेडफोन लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के जाने के बाद दिव्यांका अपना दूसरा हेडफोन निकाल लेती है और उसे लगाकर घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। दिव्यांका की इस आदत की वजह से अब उसे धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है, पर वो उस बात को मानने से इनकार कर देती है और अपना ये कम सुनने का सच सभी से छुपा कर रखती है। ऐसे ही एक बार सरला उससे कहती है, बहू, आज मेरा खाना मेरे कमरे में ही भिजवा देना। क्या माँ जी, आपका गाना आपके कमरे में दे दूं? अरे माँ जी, गाना तो आपके फोन में भी चल सकता है, टीवी में भी देख सकती हो। अरे सारा दिन इसे कान में घुसेड़ी रहेगी तो कम ही सुनाई देगा ना।
अरे गाना नहीं, खाना बोला था मैंने। अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो गई? मैं तो मजाक कर रही थी ताकि आपका मूड ठीक हो जाए। दोनों सास बहू एक दूसरे से बातें कर ही रही होती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर दिव्यांका अभी भी अपनी हरकतों से पास नहीं आती और अब सरला भी उसे कुछ कुछ कहना बंद कर देती है। देखते ही देखते सरला का बर्थडे आ जाता है, जिसके लिए दिव्यांका घर में ही अपनी सास के लिए केक बनाती है और सरला केक कट करती है। तो वहीं उसके बाद वो तीनों गेम्स खेलते हैं, जिसमें प्रकाश कानों में हेडफोन लगाकर तेज वॉल्यूम करके दिव्यांका को एक मूवी का नाम बताता है, जिसे दिव्यांका को गेस करना होता है। दिव्यांका, प्रकाश और सरला तीनों इस गेम को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। आखिर में दिव्यांका की बारी आ जाती है, जिसमें तेज आवाज की वजह से उसके कानों से खून बहने लगता है और उसके कान बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। प्रकाश और सरला मिलकर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करके बताते हैं, हाई वॉल्यूम की वजह से उनके कानों के पर्दे फट चुके हैं, पर अब मार्केट में बहुत सी मशीन आ चुकी हैं जिसे लगाकर वो सुन सकेंगी और कुछ ही दिनों में आप उनको घर ले जा सकते हैं। इस घटना के बाद दिव्यांका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है, जिस पर सरला उससे कहती है, अरे पहले तो तू बड़े शौक से हेडफोन यूज किया करती थी और अब तो तेरी मजबूरी हो गई है कि सारी जिंदगी ये कान में मशीन लगा के तुझे घूमना पड़ेगा। जो होना था वो तो हो ही गया और अब रोने से तो कुछ होगा नहीं बहू। और हाँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुझे पहले से ही माफ कर रखा है, क्योंकि सारी गलती तेरी अकेली की तो है नहीं, कुछ गलती तो मेरी भी है। सरला अपनी बहू को माफ कर देती है, पर उसे दुख सिर्फ एक बात का होता है कि इतना कहने के बावजूद भी उसके बहू और बेटे ने उसकी एक बात नहीं सुनी और आखिर में सरला ने भी उन दोनों का ही साथ दिया, जिसकी वजह से दिव्यांका की आज ये हालत हो गई। अगर वो थोड़ी और ज्यादा स्ट्रिक्ट और कड़क रहती तो आज शायद उसकी बहू के साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। इतना सब कुछ होने के बाद दिव्यांका को डॉक्टर्स कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं, जिससे उसे थोड़ा बहुत कुछ सुनाई देने लगता है और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर धीरे धीरे खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।